Hello and welcome to today's class. I am Dr. Neeti Rathore, author of chempundit.com. Students, if you like the video content, video lessons and explanation of this channel, then do like and subscribe the channel and also share it with your friends. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4, केमिस्ट्री का चैप्टर 4 ऑफ कोर्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक मैजिकल एलिमेंट के बारे में। जाहिर है कि ये एलिमेंट कार्बन है। मैजिकल एलिमेंट मैंने क्यों कहा? बिकॉज आप इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारे आसपास मैक्सिमम जो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल थिंग्स हैं, जो सिंथेसाइज्ड आर्टिकल्स हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसके अलावा हमारे आसपास मैक्सिमम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं कार्बन से बनी हैं। दे कंटेन कार्बन, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि एक मैजिकल कंपाउंड है। विदाउट कार्बन नथिंग कैन बी इमेजिन्ड। इवन आपके आसपास जो भी आप प्लास्टिक के आर्टिकल्स यूज करते हैं, इट कंटेन्स कार्बन। ऑर्गेनिक फूड जो आप यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, शुगर, ये सभी कार्बन से बने हैं। इसके अलावा जो फ्यूल हम यूज करते हैं, सभी फ्यूल में जो मेन कंपोनेंट जो बर्न करता है, दैट इज कार्बन। इस तरह से अगर हम आसपास देखें तो हमारे चारों तरफ कार्बन के कंपाउंड्स हैं। इस चैप्टर में हम इन्हीं कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन के मैजिक के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसा कि मैंने अभी बताया, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं कार्बन से जुड़े हैं। दे कंटेन कार्बन इन सम और द अदर वे। एग्जाम्पल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। भले ही फूड हो, मेडिसिन हो, बुक्स हो, क्लोथ्स हो, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी कार्बन से कहीं ना कहीं बने हुए हैं। कार्बन इसीलिए एक मैजिकल एलिमेंट मैंने कहा। दिस एलिमेंट इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये कंबाइंड फॉर्म में रहे या एलिमेंटल फॉर्म में रहे, दोनों ही फॉर्म में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कमाल की बात यह है कि अर्थ क्रस्ट में कार्बन सिर्फ 0.02% है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम एंड। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में कार्बन सिर्फ 0.03% है। तो आप इमेजिन करिए कि कार्बन कितना कम है एटमॉस्फेयर में भी और कंबाइंड फॉर्म में भी, अर्थ क्रस्ट में भी। स्टिल इट इज सो इंपॉर्टेंट। सभी तरह के फ्यूल्स मैंने आपको अभी बताया, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ऑल आर मेड ऑफ कार्बन। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अल्कोहल, शुगर, ये सब कंटेन करते हैं कार्बन। मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक जो कि एक पॉलीमर है, ये भी मेनली कार्बन से ही बनता है। हमारे आसपास जितने भी आर्टिकल्स हम यूज करते हैं, चाहे वो हमारा हैंड बैग हो, स्कूल बैग हो, पेन हो, पेंसिल हो, इवन जो जेल पेन में जो जेल इंक आप यूज करते हैं, उसमें भी कार्बन है। तो इसीलिए मैंने कहा कार्बन इज अ मैजिकल एलिमेंट। इट इज ऑल ओवर, ऑल अराउंड अस। इट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन डिफरेंट फॉर्म्स। इसीलिए ये एक मैजिकल एलिमेंट है। कार्बन के बिना आई डोंट थिंक एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए हम इसी के बारे में बात करते हैं। भाई बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। कार्बन क्यों इतना वर्सेटाइल है या क्यों इतना यूनिक है? इसके यूनिकनेस के पीछे 4 रीजंस हैं। और पहला रीजन है टेट्रा कोवैलेंसी, है ना। देखिए, आप जानते हैं, हमने पहले भी क्लास 9th में डिस्कस किया है, कोई भी एलिमेंट जो है वो क्या चाहता है? वो स्टेबल होना चाहता है। और हर एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने पढ़ा है। और हाइड्रोजन में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे हम ड्यूप्लेट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, क्यों करना होता है? जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल बनने के लिए, या फिर ये कहें कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज कर देते हैं, या तो वो दे देते हैं किसी को, या फिर उससे ले लेते हैं, गेन करते हैं, और या फिर वो शेयर कर लेते हैं। ठीक है, 2 एटम्स जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं
तो दोनों का ही काम हो जाता है ना। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो क्या है, इट इज 2 4। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, 6 है इसकी एटॉमिक नंबर। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो वो है 2 and 4, जो कि मैंने 9th क्लास के 3rd या 4th यूनिट में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इसमें जो 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसे चाहिए 8। तो अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसके पास ड्यूप्लेट बचेगा, है ना, और ये स्टेबल हो जाएगा, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल नहीं है, तो आप कहेंगे मैम क्यों नहीं है पॉसिबल, भाई कार्बन तो इलेक्ट्रॉन दे देगा या फिर वो ले लेगा, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, अगर हम पहली कंडीशन देखें कि कार्बन चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और एनायन बना सकता है, जैसा कि आप दिख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या दिख रहे हैं आप, C4 नेगेटिव दिख रहा है ना, C4 नेगेटिव एनायन ये बना सकता है, लेकिन ये नहीं बना सकता है, क्यों बताइए क्यों। क्योंकि एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम में क्या है, कार्बन के एटम में आप देखिए बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में और अंदर वाले में 2 हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स, 6 ही प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में हैं। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में सर्कुलेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ये कहीं बाहर निकल के नहीं जाते हैं, क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं, बिकॉज प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना। तो प्रोटॉन्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके और बांध के रखना, क्योंकि वो अट्रैक्टेड रहते हैं तो वो इधर उधर नहीं जाते, राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि जो 6 प्रोटॉन्स हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो 6 प्रोटॉन्स है उनके पास इतना अट्रैक्शन या उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रख पाए। ठीक है, यही रीजन है कि इसमें ये कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन की बात करें तो सेकेंड कंडीशन में हम कहते हैं कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कैटायन बना सकता है, C4 पॉजिटिव कैटायन, है ना, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। यहां क्या रीजन है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो इसके लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि कार्बन एक छोटा सा एटम है, छोटा एटम क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसमें 2 ही तो शेल है ना, S और P, L और M है बेसिकली, इसके पास 2 ही शेल हैं, है ना, K शेल एंड L शेल, और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक छोटा सा एटम है। और ये छोटा एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो भी चल जाएगा, 2 दे दे तो भी शायद चल जाएगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन इसको देना है। 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए या रिमूव करने के लिए बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यही रीजन है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो अब कार्बन के पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, और वो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो अपने 4 कार्बन एटम्स को वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एटम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करे, शेयर कर ले, है ना। तो मोस्टली कार्बन अपने ही दूसरे एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर लेता है। जब ऐसा होता है तो इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, और ये इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं,
लेकिन कार्बन के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है और इसीलिए ये प्रॉपर्टी इसको यूनिक बनाती है। कार्बन सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता है। दूसरी बात, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 टेट्रा, इसीलिए कार्बन को टेट्रावेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रावेलेंट। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। आई होप ये बात समझ में आई आपको कि क्यों कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज भी नहीं कर सकता है और गेन भी नहीं कर सकता है, ये सिर्फ शेयर कर सकता है। ठीक है। अब कार्बन जो कंपाउंड्स बनाता है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाएंगे। ठीक है। और इन कंपाउंड्स की ये खासियत है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि दीज कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना आयोनिक कंपाउंड्स में होता है। ठीक है। आयोनिक कंपाउंड क्या है? आयोनिक कंपाउंड वो हैं जो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से या लूज करने से बनते हैं, है ना। बेस्ट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो क्या करेंगे ये? सोडियम जो क्लोरीन है वो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है। तो वो लूज करेगा और सोडियम गेन करेगा। इस तरह से क्या होगा? सोडियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बन जाएंगे और ये आयंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण साथ साथ रहेंगे, साथ में जुड़ जाएंगे। ठीक है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। ठीक है। तो इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग होता है देन आयोनिक बॉन्ड और इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बहुत ही, हालांकि ये इसके बावजूद कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग माना गया है इन नेचर। दूसरी बात यह है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी चार्ज पार्टिकल या आयन नहीं रहता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए ये जरूरी है कि किसी भी कंपाउंड के पास फ्री आयन होना चाहिए या फ्री चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, है ना, जिसके मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए। जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं इनमें आयन्स होते हैं तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स के साथ ऐसा नहीं है। कार्बन की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि इट इज अ मैजिकल एलिमेंट, तो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स चारों तरफ हैं कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को एक तरफ रखें और बाकी सारे नॉन कार्बन कंपाउंड्स को दूसरी तरफ रखें तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विल बी मोर देन ऑल अदर कंपाउंड्स केप्ट इन टोटल। है ना मजेदार बात, है ना ये मैजिक। वी कैन कॉल इट एज अ मैजिक। तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन कितना एसेंशियल और इंपॉर्टेंट है। कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है इन नेचर, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। टेट्रावेलेंट है यानी कि ये 4 बॉन्ड बनाता है ना, किसी भी दूसरे एटम के साथ, कार्बन के ही दूसरे एटम के साथ या किसी और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या सल्फर के साथ। ठीक है। फिर कार्बन जो है बहुत सारे दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाकर अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बना सकता है। कार्बन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है और इसीलिए जो इसके कंपाउंड्स हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। ये बहुत जरूरी एक पॉइंट है। कार्बन का साइज बहुत स्मॉल है, मैंने बताया आपको। इसमें 2 ही शेल हैं और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है ओवरऑल। ठीक है। और जाहिर बात है कि इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड रहते हैं टुवर्ड्स प्रोटॉन, प्रोटॉन इन्हें खींच के रखता है न्यूक्लियस की तरफ। तो ओवरऑल साइज इसका बहुत छोटा है और साइज छोटा है इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर किसी एटम का साइज बड़ा है तो क्या होता है, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा फीबल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है।
तो ऐसे में वो एटम उतना स्ट्रॉन्ग, उसके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं जितने कि एक स्मॉल साइज वाले एटम के रहते हैं। ठीक है, तो कार्बन के यूनिकनेस का पहला रीजन है इसका टेट्रा कोवेलेंट नेचर। सेकेंड रीजन इसके यूनिकनेस का, दूसरा रीजन है इसकी प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन। यस, जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे कार्बन के साथ मिलके लॉन्ग चेन्स बनाता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटनेशन। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, ये कार्बन जो पिंक वाले सर्कल्स हैं दे आर कार्बन। तो ये कार्बन की लॉन्ग चेन है, इसमें ब्रांचेस भी हो सकती हैं, है ना, और रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। देखिए ये 3 कार्बन की रिंग है, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन अपने ही दूसरे एटम्स के साथ मिलकर लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाता है, इसे कहते हैं कैटनेशन। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन के पास है, ये प्रॉपर्टी सिलिकॉन के पास भी है, और भी कई ऐसे एटम्स हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी है। लेकिन कार्बन यूनिक क्यों है? इसके अलावा जो और इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये सिर्फ कार्बन में है। टेट्रा कोवेलेंसी, कैटनेशन, आगे हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन। ये चारों जो प्रॉपर्टीज हैं ये चारों मिलकर कार्बन को बहुत ही यूनिक बनाती हैं, और यही रीजन है कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड्स होने का। ठीक है, कार्बन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसे बहुत ही यूनिक और वर्सेटाइल बनाती है वो है आइसोमेरिज्म, है ना। अब आइसोमेरिज्म क्या है? आइसो का मतलब मैंने पहले भी बताया है, आइसो मींस सेम, है ना। हमने पहले पढ़ा है 9th क्लास में आइसोबार्स पढ़े हैं, आइसोबार्स, आइसोटोप्स। तो उसमें मैंने बताया था कि आइसो का मतलब है सेम। तो आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना हम बोल सकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कंपाउंड है C4H10, इसका नाम है ब्यूटेन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है ब्यूटेन। तो जैसा कि हमें दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं, इसमें क्या है, 4 कार्बन के एटम्स हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 10। ठीक है, ये सारी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से फिल कर दीजिए। काउंट करो इसको, कितना हो गया ये हो गया है कार्बन 4 एंड हाइड्रोजन 10, C4H10। ठीक है, ये है ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये, और ये है इसका स्ट्रक्चर, और इसी को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, अब इसी कंपाउंड को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये वही कंपाउंड है, इसको आप काउंट करिए। अगर आप इसका कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये सेम कंपाउंड है ना। C4, 1 2 3, देखो 1 2 3 और 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 3 4 7। ठीक है, हो गए टोटल पूरे आपके 3 3 6 और ये 4, टोटल 10 हाइड्रोजन है। तो ये सेम कंपाउंड है। अब सवाल ये है कि ये सेम कंपाउंड है लेकिन इसको 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, इसके 2 तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इसीलिए हम ब्यूटेन को, इन दोनों को क्या कहेंगे, आइसोमर्स कहेंगे, या और इस प्रॉपर्टी को कहेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन जो है ये आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, और ब्यूटेन का एक ही आइसोमर पॉसिबल है। क्लियर? मैं आपको एक और कंपाउंड का एग्जाम्पल बताती हूं।
और वो है पेंटेन। पेंटेन को लिखते हैं हम C5H12, C5H12 पेंटेन, पेंटेन। ठीक है, अब हम पेंटेन में क्या करेंगे, पेंटेन में हम लेंगे 5 कार्बन। ठीक है, ये हो गए 5 कार्बन और ये हो गए आपके 12 हाइड्रोजन। काउंट कर लो भाई, आप काउंट करिए। C5H12 ये है पेंटेन। ठीक है, इसी पेंटेन को हम 2 और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? एक तरीका तो ये है कि आप इसको यहाँ पे 4 ऐसे कर लीजिए, ठीक है, और एक यहाँ पर आप ऐसे कर लो इसको। बाकी सारी जो वैलेंसीज है ना, ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगी। काउंट कर लो आप, ये हो गया इसका आइसोमर, है ना। एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि पेंटेन के 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? 2 आइसोमर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि पेंटेन और ब्यूटेन जो है इनको 2 अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं और इसीलिए हम कहेंगे कि दे शो प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमेरिज्म। क्लियर टू एवरीवन? कार्बन की एक और बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं रिपीटेडली, लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, लॉन्ग चेन और हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स बनाते हैं नोन एज पॉलीमर्स। ठीक है, और ये प्रोसेस कहलाती है पॉलीमराइजेशन। पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स पार्ट्स या यूनिट्स। लेट मी राइट इट डाउन। पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है यूनिट्स या फिर पार्ट्स। ठीक है, तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जो कि बहुत ही हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं, जिनमें लॉन्ग कार्बन चेन्स हैं, है ना, और जिनमें कुछ यूनिट्स, कुछ स्मॉल यूनिट्स होते हैं बहुत लार्ज नंबर में। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें छोटे छोटे यूनिट्स रहते हैं, मेनी यानी बहुत तादाद में रहते हैं, दे कैन बी थाउजेंड्स, लैक्स, हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन यूनिट्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमर्स। मोनो यानी सिंगल, है ना, मोनो मीन्स सिंगल। तो पॉलीमर में जो बहुत सारे यूनिट्स हैं, इन हर एक यूनिट को एक मोनोमर कहते हैं। ठीक है, अब ये कितने कमाल की बात है कि कार्बन के पास तो प्रॉपर्टी है ही कि वो कैटेनेशन करता है, यानी लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाता है, बल्कि कार्बन के कंपाउंड्स के पास भी ये प्रॉपर्टी है कि वो भी रिपीटेडली कंबाइन करके लॉन्ग चेन हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स बना सकते हैं नोन एज पॉलीमर्स। तो कार्बन के पास भी ये प्रॉपर्टी है और कार्बन के कंपाउंड्स के पास भी ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड्स जब रिपीटेडली कंबाइन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है इट इज नोन एज पॉलीमर। प्रोसेस कहलाती है पॉलीमराइजेशन। और ये जो पॉलीमर्स हैं, इन कंपाउंड्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एवरीवेयर। ये जो पेन मैं पकड़ी हूँ हाथ में, ये भी पॉलीमर से बना हुआ है। इसकी जो बॉडी है ये पॉलीमर है। जितने भी प्लास्टिक के आर्टिकल्स हम यूज करते हैं, चाहे वो डिस्पोजेबल प्लास्टिक हो या नॉन डिस्पोजेबल हो, ऑल आर पॉलीमर्स। आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। पॉलीइथीन, पॉलीथीन जो हम घर में यूज करते हैं, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ईथीन। ईथीन को हम कैसे लिखेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, तो एक्चुअली में ये हो जाएगा C2H4। ये क्या है? ये है ईथीन। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? CnH2n, है ना, CnH2n होता है ईथीन, तो ये है CnH2n। ठीक है, तो ये जो ईथीन है, जब ये पॉलीमराइज करता है
उसकी कंडीशन होती है, कुछ और भी कैटालिस्ट हो सकते हैं, और भी कुछ मीडियम हो सकता है ना, जो भी कंडीशंस हैं। मैंने लिख दिया है P फॉर पॉलीमराइजेशन। तो जब ये पॉलीमराइज होते हैं तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड रीअरेंज हो जाता है। ठीक है, जब ये रीअरेंज होता है तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना। एक बॉन्ड रीअरेंज होगा तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, इसको ऐसे शो करते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पर एक फ्री वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, ये फ्री वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी। जब ये फ्री वैलेंसी क्रिएट होगी तो इसकी वजह से हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ना एन, है ना, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कितने हैं। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जुड़ते हैं और बनाते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन, ये है पॉलीथीन। ठीक है, इसके अलावा पॉलिएस्टर एक क्लॉथ है। पॉलिएस्टर एक क्लॉथ है जो कि क्या है, अगेन इट इज अ पॉलीमर। जो हम हैंड बैग्स यूज करते हैं, पर्स यूज करते हैं, वो बने होते हैं पॉलीयूरिथेन के, वो भी एक पॉलीमर है। हमारे चारों तरफ मैक्सिमम आर्टिकल्स जो आज के टाइम में हम यूज करते हैं, इवन जो जेल पेन की जेल होती है, इवन वो भी एक पॉलीमर होती है। ठीक है, तो इस तरह से पॉलीमर्स आर ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, और इसीलिए ये एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक और ऐसी प्रॉपर्टी है जो कार्बन को एक यूनिक नेचर, एक वर्सटाइल प्रॉपर्टी देती है। क्लियर? कार्बन जो है वो, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन जो है ये अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म्स में मिलता है। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ऐसे फॉर्म्स जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कार्बन के दो हम एलोट्रोप्स अभी तक पढ़ते आए हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। दोनों की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही डिफरेंट हैं फ्रॉम वन अनदर। रिसेंटली अभी एक और नया एलोट्रोप डिस्कवर हुआ है जिसका नाम है फुलरीन। ठीक है, तो हम इन दोनों का स्ट्रक्चर आज पढ़ेंगे। अगर हम बात डायमंड की करते हैं, है ना, अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड का स्ट्रक्चर आप यहां पर देखो। डायमंड का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। इस स्ट्रक्चर में हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है और वो अपने चारों बॉन्ड यहां बना रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कार्बन का, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, उसी का थोड़ा सा मैं बनाकर देख रही हूँ। इसमें क्या हम देख पा रहे हैं कि कार्बन के जो चारों वैलेंसीज है ना, ये सेटिस्फाइड है। कार्बन जो है वो चारों तरफ से, मतलब कार्बन जो है वो और 4 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। ठीक है, सारी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है और यही रीजन है इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये सारा का पूरा जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ है, और यही रीजन है कि क्यों डायमंड जो है वो बहुत ही हार्ड है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ठीक है, मतलब दुनिया में सबसे हार्ड सब्सटेंस अगर कोई जाना जाता है तो वो है डायमंड। और उसका रीजन यही है कि डायमंड के स्ट्रक्चर में हर कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से अटैच्ड है। और 4 कार्बन एटम से कैसे अटैच है? कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसकी एक भी वैलेंसी फ्री नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री नहीं है। और यही कारण है कि डायमंड जो है बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। ऑन कॉन्ट्ररी अगर हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक और एलोट्रोप है कार्बन का। फर्क ये है कि यहाँ पर वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस रहते हैं। वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस की प्रेजेंस के कारण ग्रेफाइट जो है वो एक सॉफ्ट सा, स्लिपरी सा मटेरियल होता है। ठीक है, यहाँ पर खास बात यह है कि जो हर कार्बन एटम यहाँ पे 3 दूसरे कार्बन एटम से अटैच है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसमें कार्बन हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है। हेक्सागोनल रिंग यानी 6 साइड्स। ठीक है, और 6 जो एजेस हैं, जो वर्टाइसेस हैं, वहां पर कार्बन एटम होता है। ठीक है,
तो ये ऐसी जो रिंग्स बनाता है, इस रिंग के ऐसी लेयर्स रहती हैं, ठीक है, और इन लेयर्स के बीच में वीक फोर्स रहता है, तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पाती हैं, ठीक है, इनके बीच में स्पेस भी है, काफी स्पेस है, तो स्पेस की वजह से ये एक दूसरे पर स्लाइड कर जाती है, और इसीलिए ग्रेफाइट स्लिपरी है और सॉफ्ट है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम बनाकर देखते हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरह का हेक्सागोनल रिंग जो है ये बनता है, ये ऐसी ऐसी प्लेट जैसा रहता है, ठीक है, फिर और दूसरी रिंग और यहाँ रहती है, और फिर ये एक दूसरे से वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस के कारण ये साथ में हेल्ड रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो कार्बन जो है 3 बॉन्ड बनाता है और चौथा बॉन्ड नहीं बनाता, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होता है, ठीक है। क्योंकि कार्बन सिर्फ 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसकी एक वैलेंसी फ्री है। इसका मतलब यह है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री है, तो हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, और यही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, और इसीलिए ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसे एक ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं मशीन के पार्ट्स में, जहां पर भी कोई ऑयल यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका वो ड्रिप करता है, और ड्रिप करना वहां पर जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में अगर ऑयल गिर जाएगा तो वो खराब कर देगा, है ना, डैमेज कर देगा टेक्सटाइल को या पेपर को, तो ऐसी जगहों पर ड्राई लुब्रिकेंट यूज होता है, और ग्रेफाइट एक ऐसा लुब्रिकेंट है, एक ऐसा ही कंपाउंड है जिसको ड्राई फॉर्म में एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं। इसके अलावा पेंसिल की जो लेड होती है वो भी आप जानते हैं, बचपन से हमने पढ़ा है, पेंसिल की जो लेड है वो ग्रेफाइट है, ठीक है। तो ग्रेफाइट जैसा है वैसा क्यों है ये हम समझ गए हैं कि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसमें हेक्सागोनल रिंग्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड हैं, और इनके बीच में वीक फोर्सेस हैं, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस, इसीलिए एक दूसरे पे स्लाइड हो जाती हैं, और इसीलिए स्लिपरी है टू टच, स्लिपरी सा रहता है और सॉफ्ट है एज कंपेयर टू डायमंड, डायमंड के कंपेरिजन में ये बहुत सॉफ्ट है। क्लियर। एक और नया एलोट्रोप डिस्कवर हुआ है कार्बन का, जिसका नाम है फुलरीन। क्या नाम है? फुलरीन। और जैसा कि आपको मेरे दोनों ही तरफ दिखाई दे रहा है, एक इसका ये स्ट्रक्चर भी है ना, और एक इसका ये स्ट्रक्चर भी है। आप दोनों को ही देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक हॉलो केज लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हॉलो क्योंकि अंदर से ये हॉलो है और बाहर से केज की तरह, पिंजरे की तरह है। और अगर इसको ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक फुटबॉल की तरह दिखाई देता है ना, ध्यान से आप इसको देखिए तो ये एक फुटबॉल की तरह दिखता है। फुटबॉल में क्या होता है, जगह जगह पेंटागन्स बने होते हैं, कहीं कहीं हेक्सागन भी होता है ना, तो यहाँ पर यही है, हेक्सागोनल रिंग्स हैं यहाँ पर ज्यादातर, पर कहीं कहीं ये देखो ये वाली है पेंटागोनल है, दिख रही है आपको, 4 कार्बन हैं, जितने भी ब्लैक वाले बॉल्स हैं दीज आर कार्बन एटम्स, ठीक है। तो ये वाली रिंग पेंटागोनल है, इसके ऊपर आप देखो ये भी हेक्सागोनल है, ये भी हेक्सागोनल है, ठीक है। इसी तरह से कहीं कहीं हेप्टागोनल रिंग्स भी रहती हैं। ध्यान रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, मेनली यहाँ पर हेक्सागोनल रिंग्स हैं, कहीं कहीं पेंटागोनल रिंग्स भी हैं, कहीं कहीं हेप्टागोनल रिंग्स भी हैं, ठीक है। तो ये है फुलरीन। जैसा कि हमने देखा कि कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसी तरह से हम और भी कुछ मॉलिक्यूल्स में देख सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। सबसे पहली बात तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, एक मैं छोटा सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस हिसाब से वैसे तो बॉन्ड्स और भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ 2 तरह के बॉन्ड्स मालूम होना चाहिए। एक होता है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग से जो बॉन्ड बनता है इट इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से दूसरा वाले एटम को दे दिया जाता है, तो गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है,
एक्चुअली भाईचारे वाली बात है, फ्रेंडशिप वाली बात है ना। भाई किसी भी एटम के पास कुछ जो है इलेक्ट्रॉन्स कम है और उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, ठीक है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से नहीं दे सकता है तो वो क्या करता है, दूसरे वाले एटम के साथ शेयर कर लेता है, तो दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, दोनों का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है इट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है, यानी इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को हीलियम का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन चाहे तो अपने ही दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी ये रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है ना, वही होता है। हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में ये स्टेबल नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, देखिए ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक के शेल है और के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या करेगा, दो हाइड्रोजन एटम्स जो है दे विल कम क्लोजर, ये पास आएंगे और अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों की ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। ये आप लाइन देख रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये सिंगल लाइन है यानी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे क्यों बनाते हैं, इसको इस तरह से क्यों बनाया है, एक सर्कल जो है ये हाइड्रोजन का है, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन का है। ये जो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है ना, जिस पोर्शन में ओवरलैपिंग हो रही है इसे हम क्या शो कर रहे हैं, ये शेयर्ड वाला पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है, शेयर्ड। अगर मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे छुपा दूं तो इस हाइड्रोजन के पास है ना इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ ऑक्टेट की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसके पास ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा इसका, है ना, ड्यूप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर हम इस हाइड्रोजन को छुपा दें, अगर हम इस हाइड्रोजन को छुपा दें तो इस हाइड्रोजन के पास दिख रहे हैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरह से होती है शेयरिंग और ये बन गया एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आया तो बन गया इलेक्ट्रॉन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड, ऑलवेज रिमेंबर, अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दो एटम के बीच में तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, और इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या नाम है इसका, लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें हम इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, आप चाहें तो इसको क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे, अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, कितना नंबर है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। 8 का मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 6, यानी के और एल शेल है इसके पास, और एल शेल में मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, सिर्फ 2, इसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल बन जाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन अचीव कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए 2 ऑक्सीजन एटम्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और इस तरह से दोनों की ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। कैसे, ये देखिए, ये एक सर्कल हमने एक ऑक्सीजन एटम बताया है आपको, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको जब हम बनाते हैं तो क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हम बाहर शो करेंगे, बाहर वाले पोर्शन में, और जो ओवरलैप्ड वाला पोर्शन है वहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम के और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम के शो करेंगे, ठीक है। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएंगे, दिख रहा है आपको, ओवरलैप्ड वाला जो पोर्शन है, ओवरलैप वाला जो पोर्शन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 2 लाइंस, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड है तो हम 2 लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम कहेंगे डबल बॉन्ड,
जब भी डबल बॉन्ड है तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। ठीक है, अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। अगर 3 बॉन्ड्स हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो समझ लीजिए कि 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में अगर इसको हम छुपा दें तो देखिए उस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 and 4 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अगर मैं इसको छुपा दूं, इस वाले को, तो देखिए इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, 4 and 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से ये जो शेयर्ड पोर्शन है हम दिखाते हैं और ये इस तरह से इसका मतलब बनता है। तो शेयर्ड पोर्शन में हमने क्या बताए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और इसीलिए डबल बॉन्ड बना और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कब बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 ऑक्सीजन एटम शेयर करते हैं, एक डबल बॉन्ड बनता है, तब बनता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। इसीलिए ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन की ही तरह मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इज दैट क्लियर? इसी तरह से हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, जिसका मतलब ये है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। अब नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन या लूज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? वही वाली प्रॉब्लम आएगी जो कार्बन में आई थी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, है ना? और 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने में वही प्रॉब्लम आएगी कि प्रोटॉन्स कम रह जाएंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो नाइट्रोजन के पास भी एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। ये हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस तरह से हम सर्कल्स बनाएंगे। ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर कर रहे हैं इसे हम शेयर्ड वाले पोर्शन में दिखाएंगे जो ओवरलैप्ड पोर्शन है। क्लियर? अब क्या होगा, ये हमने दिखा दिया ओवरलैप्ड पोर्शन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 बाहर हैं। ठीक है, अब अगर मैं नाइट्रोजन को छुपाऊं एक को, तो देखिए दूसरे के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट। अगर उसको हम छुपा लें, अगर इसको छुपा दें और इसको देखें सिर्फ, तो इसके पास भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे शेयर हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हुए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी 3 कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसीलिए नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में हम 3 बॉन्ड दिखाते हैं। दिख रहे हैं आपको 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 1 2 3। तो ध्यान रखिए जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, उतने ही बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन में हमने देखा 1 इलेक्ट्रॉन पेयर था, 1 बॉन्ड बना। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, डबल बॉन्ड बना। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, क्योंकि 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये हमें याद रहना रखना है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगे हम बार बार बोलेंगे कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हमें इनका डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पहले नंबर पे है कार्बन कंपाउंड्स, कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, मीथेन, ईथेन C2H6 या अल्कोहल CH3OH, ये सारे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन है वो कहलाएंगे कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, साथ में और कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कुछ भी, लेकिन मेनली कार्बन हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में से हम देखें तो ये भी है, 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 और एक लिख लेते हैं C6H12O6 ग्लूकोज, है ना। तो इन सब में से ये भी हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड C2H6।
ये भी हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, और C6H12O6 मैं ऊपर के ही एग्जाम्पल्स में से बता रही हूँ, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हुए, जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है, ठीक है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, तो यहां हम लिखेंगे दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है और कुछ नहीं है, वो है हाइड्रोकार्बन्स। तो वो यहाँ पर कौन कौन से हैं, ये दो हैं, CH4 मीथेन एंड C2H6 इथेन। ये दो कंपाउंड है यहाँ पर जिनमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। तो बात समझ में आई जो मैं बताना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ। कार्बन कंपाउंड्स, कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन है उसे बोलेंगे कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एसेंशियली कार्बन और हाइड्रोजन है, और हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन है और तीसरी कोई चीज नहीं है, तो उन्हें कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था, हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड है, जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है ओनली, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। तो क्योंकि हाइड्रोजन एंड कार्बन है इसलिए इसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, शॉर्ट में इनको HC भी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में हम HC लिखते हैं। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्यों इनका ये नाम है, ध्यान रखिए, हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। जब हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो इट इज नोन एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो इट इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। अब ये जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं इन्हें कहते हैं अल्केन्स। क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड वालों को कहते हैं अल्केन्स, ठीक है। और इन्हें अनसैचुरेटेड में जो डबल बॉन्ड्स वाले हैं इन्हें कहते हैं अल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को कहते हैं अल्काइंस, ठीक है। ध्यान रखिए, एन सफिक्स यानी सिंगल बॉन्ड, इन सफिक्स यानी डबल बॉन्ड, आइन सफिक्स यानी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्कीन, ठीक है। सभी को रब कर देती हूं मैं। तो सबसे पहले हमको देखना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्कीन्स। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, यह हमें ध्यान रखना है। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n2। सपोज अगर n की वैल्यू 1 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बताइए। C1H2 इंटू 1 प्लस 2, ये हो गया CH4। मैंने 1 हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि 1 लिखते नहीं है, मेंशन नहीं करते हैं, इट इज अंडरस्टूड। CH4 ये हो गया अल्केन सीरीज का पहला मेंबर। क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 है तो पहला मेंबर, और इस पहले मेंबर का नाम है मीथेन। ये मीथेन नाम कहां से आया ये आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, ठीक है। ये आ गया मीथेन। अब आप देखिए, अगर n इज इक्वल टू 2 तो फॉर्मूला में लिखिए CnH2n, यहाँ पे लिखो C2H2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 4 प्लस 2 6,
ये हो गया C2H6। ये आ गया अल्केन का सेकेंड मेंबर, इसका नाम है इथेन। ठीक है, तो ये जो N है ना, ध्यान रखिए इस N की वैल्यू 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर n इज इक्वल्स टू 3 हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा C3H3 इंटू 2 प्लस 2। ये हो जाएगा C3H8। C3H8 प्रोपेन, इसका नाम है प्रोपेन। तो अल्केन जो सीरीज है इसका थर्ड नंबर है क्या, प्रोपेन। थर्ड मेंबर है प्रोपेन। क्यों कहा मैंने सीरीज, क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी इसके बहुत सारे अल्केन होते हैं, मतलब कि एक सीरीज है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, है ना। इसी तरह से अगर n इज इक्वल्स टू 4 है तो ये हो जाएगा C4H4 इंटू 2 प्लस 2, 8 4 2 8 प्लस 2 10, C4H10। इसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है, ब्यूटेन। ये है फोर्थ मेंबर एंड सो ऑन। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, बताया ना। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम पहले बात करेंगे अल्कीन की। सबसे पहले हम देखेंगे अल्कीन। जैसा कि मैंने बताया था, ईन मतलब डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। ये जनरल फॉर्मूला आपको रट लेना है, याद कर लेना है, CnH2n। इस हिसाब से अगर n इज इक्वल्स टू 1, क्या ये पॉसिबल है, सोचिए। n इज इक्वल्स टू 1 पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, विच मीन्स कि कम से कम 2 कार्बन एटम्स यहाँ पर होना चाहिए, है ना। विच मीन्स कि n इज इक्वल्स टू 2 से यहाँ पे शुरुआत होगी मेंबर्स की। तो व्हेन n इज इक्वल्स टू 2, इसको हम कैसे लिखेंगे, C2H2 इंटू 2। ये हो गया C2H4। तो ये हुआ पहला मेंबर अल्कीन सीरीज का, और इसका नाम है इथीन। इसका नाम है इथीन। ठीक है, अगर n इज इक्वल्स टू 3 है तो ये हो जाएगा C3। सीधी बात है, ये डबल हो जाएगा भाई, है ना। ये क्या हो जाएगा, डबल। 2n मतलब डबल, तो डबल कर दीजिए। तो ये हो गया C3H6। नाउ दिस बिकम्स C3H6। इसका नाम है प्रोपीन। क्या नाम है, प्रोपीन। सिमिलरली इफ n इज इक्वल्स टू 4 तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो डबल करके, C4H8, है ना, C4H8, और इसका नाम है ब्यूटेन। सिमिलरली अगर n इज इक्वल्स टू 5 है तो क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, C5H10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। C5 है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, यहां पर भी n, अल्कीन में भी n इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं अल्काइंस की। ALKYNES अल्काइंस। अल्काइंस, आइंस, आइंस मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। क्या, ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला है इट इज CnH2n-2।
तो ये याद आप रख सकते हैं, अल्केन में +2, अल्कीन में कुछ भी नहीं है, -2 +2 नहीं है, क्या है, CnH2n है ना। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे तो हम ये बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिसाइड करते हैं कि हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, ठीक है। देखिए अगर कार्बन 1 है, 2 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, 4 है, 5 है, पहले मैं यहाँ सारे लिख लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अगर कार्बन 1 है तो जो प्रीफिक्स आता है वो आता है मिथ, METH, मिथ। कार्बन अगर 2 है तो प्रीफिक्स आता है इथ। कार्बन अगर 3 है कार्बन चेन में तो इसका प्रीफिक्स हो जाता है प्रोप। कार्बन अगर 4 है तो ये हो जाता है ब्यूट, ठीक है। कार्बन अगर 5 है तो ये हो जाएगा पेंट। अगर 6 है तो हो जाएगा हेक्स। 7 कार्बन है तो हो जाएगा हेप्ट। अगर 8 कार्बन है तो ये हो जाएगा ऑक्ट। अगर 9 कार्बन एटम्स हैं तो प्रीफिक्स आएगा नॉन, और 10 में आएगा डेक, ठीक है। अब सफिक्स डिपेंड करता है। सपोज कि हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की बात करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है यानी अल्केन है तो मीथेन। डबल बॉन्ड है, यहाँ पर तो नहीं आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा। अगर कार्बन 2 है और सिंगल बॉन्ड है यानी अल्केन है तो हो जाएगा इथेन। अगर डबल बॉन्ड है यहाँ पे तो इथीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन। आई यू गेटिंग द पॉइंट। कार्बन 3 है तो प्रीफिक्स आएगा प्रॉप और सफिक्स क्या आएगा। अगर अल्केन है यानी सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ठीक। और प्रीफिक्स सेम रहेगा, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। सिमिलरली अगर अल्केन है तो ब्यूटेन, अल्कीन है तो ब्यूटीन, और अल्काइन है तो ब्यूटाइन। एंड वी ऑलरेडी नो अल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। अगर अल्कीन की बात करें तो अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, एंड अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। तो 5 है तो पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, ठीक है। इसी तरह से हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन एंड सो ऑन, ठीक। कार्बन 8 है तो ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन। 9 है तो नोनेन, नोनीन, नोनाइन। डेक है यानी कार्बन 10 है तो डेकेन, डेकीन, डेकाइन, ठीक है। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अल्कीन और अल्काइंस में जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो कितने भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही डबल बॉन्ड होगा या एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा। देयर कैन बी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स इन अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। मोर देन 1 डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं अल्कीन एंड अल्काइंस में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही डबल बॉन्ड होगा। देयर कैन बी नंबर ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अल्कीन एंड अल्काइंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्लियर। इस तरह से हो गए हमारे हाइड्रोकार्बन्स। 3 तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं, है ना। वैसे तो 2 तरह के अगर हम बोलते हैं, सैचुरेशन के बेसिस से बोलते हैं तो 2 तरह के, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। और अगर हम इस तरह से देखें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो 3 तरह के, ठीक है। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में इतना ही। जब तक कि सेकंड पार्ट आता है तब तक आप इस फर्स्ट पार्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, और कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। एंड मीट यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय।